गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द बैंक डिपॉजिट इशू। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ में से एक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। क्योंकि जो चैलेंजेस हैं जॉब क्रिएशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, वो अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हमारी जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है इकोनॉमी को, वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर रहा है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कि क्रूशियल है जॉब क्रिएशन के लिए, वो उतना अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम देखें फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 को, तो उसमें जो प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो पिछले 4 क्वार्टर पे का सबसे लोएस्ट रहा है। तो ये जीएफसीएफ क्या होता है, बेसिकली आप कितना पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो फिजिकल असेट्स क्रिएट करने में लगा रहा है, वो एक उसका मेजर होता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबड्यूड रह रही है, क्योंकि जो बैंक्स है उनकी एपेटाइट टू टेक रिस्क वो है कम हो गई है। वो प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है। और ये क्रेडिट ग्रोथ इसलिए भी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि बैंक्स के पास भी डिपॉजिट कम आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया की जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है, वो लोअर है। इवन अगर हम इसको एशियन कंट्रीज़, बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, उनसे कंपेयर करें तो। और इंडिया में स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी वजह से भी जो है ये क्रेडिट ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि डिपॉजिट्स कम होने की वजह से बैंक्स के पास पैसा पहले ही कम है, तो वो आगे क्रेडिट भी नहीं दे पाते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं कि जब से जो है पैंडमिक के बाद से जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं या कैपिटल मार्केट्स हैं, वो बहुत अच्छा रिटर्न पे कर रही हैं, तो लोग अपना पैसा बैंक डिपॉजिट्स में रखने की बजाय कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये शिफ्ट जो है, इसकी वजह से जो है बैंक्स के पास डिपॉजिट कम हो रहे हैं। और अभी क्या हुआ कि जब इलेक्शंस आए तो लोग, गवर्नमेंट ने भी अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया, तो बैंक्स के पास पैसा और कम हो गया। ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, इसका रिवाइवल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जॉब क्रिएशन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो अभी इसलिए इसका मतलब ब्रॉड बेस्ड रिकवरी करना, उसमें अभी टाइम लगने वाला है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कॉरपोरेट टैक्स कट्स किए, पीएलआई स्कीम्स भी अनाउंस की। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट रेवेन्यू में, वो उतनी जो है प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ नहीं हुई है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्वाड समिट 2024। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने 6th क्वाड लीडर समिट को विलमिंगटन में पार्टिसिपेट किया है। तो एक ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। और ये, इसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। तो ये इंश्योर करता है फ्री और ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि इंडो पैसिफिक के लिए के ऊपर फोकस्ड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोविड को क्राइसिस को कॉम्बैट करना, क्लाइमेट चेंज, फिर इकोसिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रीजन क्रिएट करना, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट करना। तो ये एक इनफॉर्मल अलायंस है जो कि डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स पर कोलैबोरेट करने के लिए एक्चुअली में बनाया गया था। लेकिन इसकी फर जो है, इस आइडिया को 2017 में एशियान समिट्स में के टाइम पर जो चारों मेंबर्स हैं उन्होंने रीजॉइन करके नेगोशिएशंस इसको रिवाइव किया। ठीक है। तो पहली मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई सितंबर 2019 में, और मार्च 2021 में इन पर्सन मीटिंग, जो फर्स्ट एवर क्वाड लेटर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई। ओके। तो इस बार की जो समिट हुई है उसमें क्या डेक्लेरेशन आई है, विलमिंगटन डेक्लेरेशन। तो इसमें जो है क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि बर्डन ऑफ कैंसर इंडो पैसिफिक रीजन में कम करना चाहता है। इस इनिशिएटिव के अंदर इनिशियली सर्विकल कैंसर के ऊपर फोकस रखा जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे इसको बाकी फॉर्म्स ऑफ कैंसर में भी एक्सपैंड किया जाएगा। फिर क्वाड लीडर्स ने मैत्री नाम से इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें जो आपके इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, और उसके टूल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा अदर क्वाड इनिशिएटिव्स के साथ, और इफ़ेक्टिवली उसको वर्कशॉप के थ्रू जो है इंडिया होस्ट करेगा 2025 में। फिर एक एट सी क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन है, जिसमें कि कोस्ट गार्ड जो हैं वो मैरीटाइम सेफ्टी और इंटरऑपरेबिलिटी की जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे।
फिर क्वाड का इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, जो कि एयरलिफ्ट कैपेसिटी और बाकी की कलेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ्स को जो है वो शेयर करेगा आपस में क्वाड मेंबर्स में। फिर सस्टेनेबल और रेजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस इंडो पैसिफिक करने के लिए भी क्वाड पोर्ट्स नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क जो है उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया गया है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि कोलकाता में जो है वो एक सेमीकंडक्टर जो है वो सप्लाई चेन का इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। बाकी और भी कई जो है वो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जैसे स्टेम फेलोशिप में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इंडो पैसिफिक रीजन के वो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम इंजीनियरिंग लेवल का इंडिया की गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कर सकेंगे। फिर क्वाड लीडर्स जो है वो उन्होंने वेलकम किया है कि इंडिया जो है वो अब 2025 में नेक्स्ट समिट होस्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्पाइक इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत में तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा शुरू हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होने लगा, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप होने लगे, इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। ठीक है, तो ऐसा जो है देखने को मिल रहा है। इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट सेगमेंट्स हैं उनमें ग्रोथ हुई, मेजर सेक्टर्स जैसे पेट्रोलियम, जेम्स, ज्वेलरी, लेकिन जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने लगे हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है वो बाकी के की सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी के मटेरियल, आयरन और स्टोन, इनमें भी जो है वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया का इम्पोर्ट बिल जो है वो काफ़ी तरह से जो है वो कंट्रोल हुआ, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन वाइडनिंग जो ट्रेड डेफिसिट है वो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में जो है वो श्रिंकिंग देखने को मिली है, जो उसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट जो है वो बिल जो है वो एक्सपोर्ट जो बिल है वो कम हो गया है। ठीक है, इंडिया के जो गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो कम करी हैं। और गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिस्क तो नहीं है, क्योंकि इंडिया एक जो है एक मेजर इकोनॉमी है, और इंडिया की जो जो डिमांड है ग्लोबल प्रोडक्ट्स की, मतलब जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही रहने वाले हैं कुछ टाइम तक। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट नहीं है। इंडिया के जो फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज हैं वो पॉजिटिव रहे हैं, और वो इतने इनफ हैं कि लगभग 1 साल तक का इम्पोर्ट्स हम कवर कर सकते हैं उससे। इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो स्टेबिलिटी दे देते हैं इंडिया को, और उसकी वजह से जो है वो एडिशनल एक बफर क्रिएट हो जाता है ट्रेड डेफिसिट के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो आने वाले टाइम में फास्ट ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं, अपकमिंग यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी भी फॉल्टर हो रही है, लो ग्लोबल डिमांड है एज़ कम्पेयर जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और ऑयल प्राइसेस भी डाउन हैं। तो ये काइंड ऑफ एक तरह से इंडिया के लिए तो ये बेनिफिशियल है। ओके, तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, राइज ऑफ टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स का खतरा है, न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ जो ईयू की जैसे कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये लॉन्ग टर्म कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया और ब्राज़ील जो है उन्होंने कोलैबोरेट करने को फैसला लिया है कि वो प्रोडक्शन और यूज़ करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स का। तो इनको हम बायोजेट फ्यूल कहते हैं। ये रीन्यूएबल बायोमास और वेस्ट रिसोर्सेज से बनाया जाता है। इससे CO2 एमिशंस जो है लगभग 80% तक कम हो जाती हैं। तो इसको हम फीड स्टॉक से जैसे कि वेस्ट ऑयल, फैट्स, ग्रीन और म्यूनिसिपल वेस्ट, नॉन फूड क्रॉप्स, इनसे जो है बना सकते हैं, और ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है कार्बन को डायरेक्टली कैप्चर करके एयर से। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है दैन एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फैक्ट चेकिंग यूनिट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे के हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिसेंटली ITI जो रूल्स 2021 है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने एम्पावर किया था फैक्ट चेकिंग यूनिट को कि वो फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आइडेंटिफाई करके फ्लैग करे।
तो आईटी रूल्स की जो अमेंडमेंट की गई थी उसमें फेक न्यूज़ की जनरल टर्म को जो है एक्सपैंड करके उसमें गवर्नमेंट बिजनेस को भी इंक्लूड कर दिया था। तो अगर एफसीयू जो है वो कोई भी ऐसी पोस्ट देखता जो कि फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग फैक्ट्स उसमें होते, तो वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को जो है वो फ्लैग करता और फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उसको रिमूव करना पड़ता या फिर एटलीस्ट उसमें बैनर लगाना पड़ता कि ये फेक न्यूज़ है। तो एफसीयूज़ जो है गवर्नमेंट को ओनली आर्बिट्रर ऑफ ट्रुथ जो है वो एक तरह से पेश कर रहे थे। तो रूल्स के ऊपर जो है इसलिए फ्री स्पीच के कंसर्न्स आ गए थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एफसीयू है ये आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये रूल्स किसी ओपिनियन, क्रिटिसिज्म, सटायर या ह्यूमर को टारगेट नहीं करेंगे, बस ये सिर्फ कोई मिसलीडिंग फैक्ट्स अगर हैं तो उसको जो है प्रोहिबिट करेंगे, जो अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन से शेयर कर रहा है। तो सेंटर ने कहा कि सेंटर ने जो नोटिफाई किए थे वो पीआईबी के अंडर ही जो है वो फैक्ट चेकिंग यूनिट को जो है वो नोटिफाई किया था। लेकिन ये एक स्प्लिट डिसीजन दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिसमें हाई कोर्ट का कहना है कि ये एक तरह से फॉर्म ऑफ सेंसरशिप है और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो कंट्री जो है उसको मीनिंगलेस कर देगा। ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 और 19 के, और जो है लोगों को राइट टू ट्रुथ का जो है वो फंडामेंटल राइट है। और एक तरह से ये जो इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उनको भी जो है स्टिफल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये 2-1 के स्प्लिट जजमेंट है। ये आगे कई और हाई कोर्ट्स में भी जो है इसके ऊपर केस चल रहे हैं और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए खासकर बनाया गया है, उसको कुछ महीनों के लिए और एक्सटेंड करने वाली है। तो नवंबर 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर्स, सर्वर्स के ऊपर। और एक न्यू सिस्टम जो है वो उसके लिए बनाया गया था कि इस जो है इंपोर्ट बैन को कैसे मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, उसके लिए ये इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, तो ये डीजीएफटी जो है इसको मैनेज करता है प्राइमरीली, और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इनफ्लो ऑफ गुड्स जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है लोकल मार्केट्स को, उससे बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और जो है सारे इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडियन लॉज और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम एनहांस कर सके। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये आईएमएस बनाया गया। हेल्प करता है ये मॉनिटर करने में, रेगुलेट करने में इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, लाइसेंसेस जो ऑब्टेन करने में, परमिट्स, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के जो है वो आईएमएस से ही किया जा सकता है। फिर ये रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी इसमें हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीन करते हैं हाई रिस्क कंसाइनमेंट्स को। तो ये बोथ टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स दोनों ही एनफोर्स करने में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली रीजंस क्या थे इसके पीछे? चाइना का फैक्टर था कि एक ब्रॉड पिक्चर दे देता है इंडिया को कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना पर। इंडिया के इम्पोर्ट्स जो हैं वो स्टेडीली राइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कुछ। तो इस आईएमएस के थ्रू आईटी हार्डवेयर कंपनीज़ को न्यू सप्लाई चेन्स बनाने के लिए हम फोर्स कर सकेंगे ताकि वो चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जो कि आ रहा है जो कि एंडेंजर कर सकता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा और एंटरप्राइज डेटा को, उसको हम गार्ड कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोपा क्लिपर मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा जो है वो यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने वाला है जुपिटर के आईसी मून यूरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये फर्स्ट नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो डेडिकेटेड है ओशन वर्ल्ड को बियॉन्ड अर्थ जो है वो स्टडी करने के लिए। यूरोपा जो क्लिपर है वो फाइंड आउट करेगा आइस एनकेस्ड मून यूरोपा क्या वो हैबिटेबल है या नहीं। तो ये लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है नासा ने जो अभी तक डेवलप किया है किसी प्लैनेटरी मिशन के लिए। ये स्पेसक्राफ्ट जो है उसमें लार्ज सोलर अरेज हैं तो जो कि इनफ लाइट को कलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड्स को पावर करने के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके जुपिटर के सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकलिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो थर्ड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो जल्दी शुरू करने वाला है। तो क्रिटिकलिटी क्या होती है?
तो फिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यूक्लियाई को स्प्लिट किया जाता है यूरेनियम एटम्स में, और उससे न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होता है जो कि और ज़्यादा फिर स्प्लिट करता है एटम्स को, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से फिर हम स्टीम जो है वो जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रिटिकलिटी वो स्टेज होती है जब रिएक्टर जो है वो कंट्रोल्ड सस्टेन फिशन चेन रिएक्शन कर सकता है, और हर एक फिशन जो है वो सफिशेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ करे, ताकि एक ऑनगोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चलते रहें। तो ये नॉर्मल स्टेट होती है एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन की। तो जब एक रिएक्टर क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं स्लोली इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्बिंग कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्टर में लगी होती हैं उसके थ्रू जो है ये न्यूट्रॉन प्रोडक्शन को कैलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे कि कैडमियम, बोरॉन, हाफनियम, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल रॉड्स में, और इसके थ्रू जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो सुपर क्रिटिकलिटी क्या है? सुपर क्रिटिकलिटी बेसिकली एक जब न्यूक्लियर रिएक्टर को एक ऐसी स्टेट में डाला जाता है जब वो ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, जितने वो बना रहा है उससे ज़्यादा वो, या जितने जितने लूज़ हो रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। इससे न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाता है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस की जाती है। बाद में दोबारा से उसको एडजस्टमेंट करके जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग कंट्रोल रॉड से उसको दोबारा क्रिटिकल स्टेट पर वापस लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स में, टॉप टियर 1 स्टेटस अचीव करके ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स एक ट्रस्टेड रेफरेंस है, कमिटमेंट दिखाता है कंट्रीज़ की कि कितनी वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो ग्लोबल लेवल पर प्रिपेयर्ड हैं। तो इसमें 5 पिलर्स हैं: लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कॉपरेशन। तो इसको पब्लिश कौन करता है? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इस रिपोर्ट में 46 कंट्रीज़ को टियर 1 में जो है वो प्लेस किया गया है, जिसमें से कि इंडिया भी है, और ये रोल मॉडल कंट्रीज़ हैं। और एक रिमार्केबल स्कोर जो है इंडिया ने अचीव किया है 98.49 का आउट ऑफ 100। तो ITU क्या है? यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ITU जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, UN की, 1947 में बनी थी, जो है UN से एसोसिएट हुई थी। एक्चुअल में तो ये जो है बनी है 1869 में, लेकिन UN से एसोसिएशन इसका 1947 में हुआ। तो ये गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर बॉडीज़ में कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करती है। 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके जो है, और ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स एलोकेट करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया कैंसर जीनोम एटलस। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कैंसर जीनोम एटलस ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी-ऑमिक्स डेटा पोर्टल। तो इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन एक्सेस दे रहा है डेटा को फ्रॉम इंडियन कैंसर पेशेंट्स। तो ओपन एक्सेस देता है ये क्लिनिकली कोरिलेटेड डेटा फ्रॉम इंडियन कैंसर पेशेंट्स, जो कि एम करता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैंसर रिसर्च को, ट्रीटमेंट को फॉर इंडियन पॉपुलेशंस। ये पोर्टल जो है फर्स्ट इन इंडिया है टू ऑफर डेटा, जिसमें कि DNA, RNA, प्रोटीन प्रोफाइल्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के। डेटा जो है फ्रीली एक्सेसिबल है टू ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी अंडर इंडिया का जो है प्राइड गाइडलाइंस। तो इंडिया कैंसर जीनोम एटलस क्या है? एक नेशनल इनिशिएटिव जो कि फोकस्ड है मैप करने के लिए कैंसर अक्रॉस इंडिया। तो ICGA फाउंडेशन जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑपरेट करती है थ्रू पब्लिक प्राइवेट फिलॉन्थ्रोपिक पार्टनरशिप, और इसका जो मिशन है वो एनहेंस करता है कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंडियन पेशेंट्स के लिए, और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर बायोलॉजी को। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is bank deposit issue. This topic is important for your economy section. So India is among the fastest growing large economies, and it is driven largely by the central government's increased expenditure on infrastructure. But there are challenges like job creation and subdued private investment. Okay, so the Indian economy is primarily being driven currently by government's capital expenditure,
which has significantly boosted the productive potential of our economy. But the private investment, which is crucial for job creation, has been mediocre. So the private gross fixed capital formation fell to a 4 quarter low of uh, 6.46%, down from 9.7% in the previous quarter. So basically, GFCF is a measure of how much money is being invested in physical assets by the private sector in an economy. Okay, uh, not just the private sector, but overall. Okay, so there is a widening credit gap because the banks have reduced risk appetite to lend to the private sector. Uh, this is being more driven by the fact that the deposits in the bank are declining due to certain issues. We'll see those issues soon. So India's credit to GDP ratio has been lower than with other countries due to strict regulatory requirements. So what is happening is that why deposits are decreasing is because households are increasingly investing into the capital markets rather than traditional bank deposits, because the post-pandemic capital markets have given significant rise in returns. This shift is also altering the composition of deposits and affecting the money multiplier and deposit creation processes. Reduced government spending due to the elections has also potentially harmed this or potentially exacerbated the deposit crunch with the banks. Okay, so there are early signs of revival in private sector investment, but still there is a long way to go for a broad-based recovery. Despite the corporate tax cuts in 2019 and the introduction of PLI scheme, the corporate tax contributions to government revenue have not yet increased proportionately. Okay. So the next topic is Quad Summit 2024. This topic is important for your international relations. So PM Modi recently participated in the sixth Quad Leaders Summit in Wilmington. So Quad is a group of four democracies: India, Australia, US, and Japan, and it is known as the Quadrilateral Security Dialogue, or Quad. So the aim of this grouping is to ensure a free and open international order based on the rule of law in Indo-Pacific. The group's primary objectives include maritime security, combating COVID-19, addressing the climate change, creating an ecosystem of investment in this region, and boosting technological innovation. So, following the Indian Ocean tsunami, the four countries created an informal alliance to collaborate on disaster relief efforts. So, Quad is a formal group which was first mooted by Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007. So, later, during the 2017 ASEAN summits, all four member countries rejoined negotiations to revive the Quad. So, the Quad was upgraded to the ministerial level in September 2019, and the first ever summit of Quad leaders took place virtually in 2021. So, in the recent Quad summit, the Quad Wilmington Declaration was adopted, and the Quad Cancer Moonshot is a new initiative which aims to reduce the burden of cancer in Indo-Pacific. It will initially focus on cervical cancer, and slowly it will be uh, expanded to other forms of cancer in the future also. So the Quad leaders also announced the maritime initiative for training in the Indo-Pacific region, so as to help regional partners to effectively utilize from the tools from the Indo-Pacific maritime domain awareness and other Quad initiatives. So India will host this Maitri workshop in 2025 as well. Quad leaders also announced the plans for first ever Quad at Sea ship observer mission, which will be like and the Malabar exercise which is happening between the navies. Now this will be meant for the coast guards. Okay, so a Quad Indo-Pacific logistic network pilot project to share airlift capacity and leverage their collective logistics strength is also announced. The Quad leaders will also support sustainable and resilient port infrastructure development across the Indo-Pacific, and the aim is to enhance the through the semiconductor supply chain contingency network. The aim is to enhance the resilience of Quad semiconductor supply chains. The collective Quad effort to boost energy efficiency was also announced, and a new category of under Quad STEM fellowship was also announced by India for students of the Indo-Pacific region who want to pursue 4-year bachelor level engineering program at a Government of India funded technical institute. Okay,
So the next topic is spike in India's trade deficit. This topic is again important for the economy section. So after a strong start to good export in the first quarter, the momentum has now slowed and the exports are increasing, whereby the imports are declining. So a majority of India's top export segments showed growth. Major sectors like petroleum and gems and jewelry significantly dropped. Growth also slowed in key sectors like pharmaceuticals, electronics, and other materials due to the slowdown in Chinese economy. So the oil prices drop has significantly given a cushion. India's gold imports are also surging because the government has reduced the gold import duties in the last quarter. But what are the risks which are associated with wider trade deficits? So India's high growth rate means that its demand for global products, that is its imports, will naturally outpace its exports. And economists are saying that trade deficit is not a concern for a developing fast growing economy like India, because we do not have any foreign exchange issues as well. So India's foreign capital inflows have remained positive in recent months, and they are enough to cover 11.6 months of imports. India's services exports will offer some stability, and they are in fact providing a cushion to India's rising imports and declining exports. Okay, so the global trade is expected to grow faster in 2024 than in 2023, but there are geopolitical risks, ongoing conflicts, and upcoming US election. China's domestic economy is also faltering, and there is low global demand, which is expected to keep oil prices down, which is a good thing for India. So, in the long term, there are other risks like global economic slowdown, rise of tariff and non tariff barriers, new trade policies like EU's carbon border adjustment mechanism, and deforestation rules, which are certain major challenges. Okay. So the next topic is sustainable aviation fuel. This topic is important for your environment section. So recently, India and Brazil have decided to collaborate on production and use of sustainable aviation fuels. So it is also known as biojet fuel, and it is made from renewable biomass and waste resources. So it is a kind of liquid fuel which is used in commercial aviation, and it reduces CO2 emissions by up to 80%. So it can be produced from a number of sources, including waste oil and fats, green and municipal waste, and non-food crops. So it can be produced synthetically through a process that captures carbon directly from the air. Its carbon footprint is significantly lower than that of aviation turbine fuel. Okay. So the next topic is fact checking unit. This topic is important for your governance section. So Bombay High Court has recently struck down the IT rules 2021 as unconstitutional, because this particular provision of IT rules empowered the government to identify fake news on social media platforms through a fact checking unit, or FCU. So the term fake news was expanded to include government business in this amendment. And if the FCU comes across any news or post that is fake, false, or contain misleading facts, then it would flag it to the social media intermediaries to take action. And if these social media intermediaries do not take action, they would lose their safe harbor or legal immunity with regard to third party content which is being published by them. So these FCUs permitted the government to be the only arbiter of truth as per the critics. The rules also raised concerns over free speech. So the Bombay High Court, in a split verdict, announced these rules as arbitrary, unconstitutional, and in violation of fundamental rights. The central government said that we are not against any opinion, criticism, satire, or humor which is targeting the government. We are not going to put it down. But instead, these rules are meant to only prohibit fake, false, and misleading facts on social media. The center also notified the FCU under the PIB, which is a reputed organization. Okay. So, what was the split decision of the Bombay High Court? So, Bombay High Court said that this is nothing but censorship, and the citizens have a right to participate in representative and participative democracy. And
These rules are violative of Article 14 and 19, and the expression fake or false or misleading is very vague, and it also hampers the right to truth for the people, and there is no further right to the truth. Okay, so the rules also resulted in a chilling effect on the intermediaries due to the threat of losing safe harbor, and therefore they are liable to be struck down. So this is just a split verdict by Bombay High Court, and we're going to see how the other high courts perform in this particular case, because this case is also pending in certain other high courts, and ultimately how the Supreme Court would respond to it. Okay. So the next topic is import management system. This topic is important for your economy section. So Union government is expected to extend the existing import management system for imports of certain IT hardware products for the next 3 months. So in November 2023, the Union government had imposed certain restrictions on import of laptops, tablets, all-in-one personal computers, and ultra-small computers and servers with immediate effect. So subsequently, the government conducted consultations on a new system through which it aimed to monitor the sources from which IT hardware is being imported. So this import management system of Indian government is a framework which is designed to streamline and regulate the import of goods into India. It is managed primarily by the DGFT, and the objective is to protect domestic industries by regulating the inflow of goods which could negatively impact local markets, and it aims to safeguard public health, safety, and environment as well. It also aims to ensure that all imports comply with Indian laws and standards, and ultimately it enhances the ease of doing business in India. So, what are the key features of this IMS? It helps in monitoring and regulating the import of goods by enforcing import policies. Importers may also obtain licenses or permits for restricted items through the IMS. IMS also facilitates the submission of required documents. The system also uses risk management tools to identify and screen high risk consignments. IMS also enforces both tariff and non tariff measures to regulate imports, and it aims to make India's import process more efficient. So, of course, as we can all understand that this particular move is made against China, and it would give the government a broad picture of India's dependence on China. India's imports of electronic goods has been steadily rising from China, and this would force the IT hardware companies to establish new supply chains and reduce their dependence on China. Okay, the aim is also to guard against electronic hardware which is coming in with inbuilt security loopholes which may potentially endanger sensitive personal and enterprise data. Okay. So the next topic is Europa Clipper mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA is set to launch the Europa Clipper mission, which is aimed to explore Jupiter's icy moon Europa. So this will be the first NASA spacecraft dedicated to study an ocean world beyond Earth, and it would aim to find out if the ice-encased moon Europa could be habitable. So it is the largest spacecraft NASA has ever deployed for a planetary mission. The spacecraft has large solar arrays to collect enough light for its power needs as it operates in the Jupiter system. Okay. So the next topic is criticality in a nuclear reactor. This topic is important for your science and tech section. So India's third home-built 700 megawatt nuclear power reactor has achieved criticality, and it is expected to start commercial electricity generation soon. So criticality can be understood through the fission process. Fission is the process whereby the nuclei of uranium atoms are split and to release neutrons and in turn it produces or it splits more atoms. So fission produces a great deal of energy, which is then used to produce steam to drive generators, which would then produce electricity. So criticality means that the reactor is controlling a sustained fission chain reaction, whereby each fission is releasing a sufficient number of neutrons to maintain the series of reactions. So this is what normally happens in nuclear power generation. So how this criticality is controlled. So neutron absorbing control rods in the reactor core are used to calibrate neutron production. So these rods are made from elements like cadmium, boron, and hafnium. Okay. So what is supercriticality? So at the startup,
A nuclear reactor is briefly put into a state which produces more neutrons than the neutrons are being lost. So this condition is called the supercritical state, which then allows the neutron population to increase and more power to be produced. Okay, of course, after that, adjustments are made through the neutron absorbing control rods, and the reactor is put into the critical state. Okay. So the next topic is Global Cybersecurity Index. This topic is important for your security section. So India has marked a significant milestone in its cybersecurity efforts by achieving top tier status in the Global Cybersecurity Index 2024. So Global Cybersecurity Index is a trusted reference that measures the commitment of countries to cybersecurity at a global level. So there are five pillars here: legal measures, technical measures, organizational measures, capacity development, and cooperation. And then they are aggregated into an overall score, and it is published by the ITU. So this report has placed 46 countries in tier 1, which are reserved for role model countries, and India has attained a remarkable score of 98.49 out of 100. So what is ITU? It is a United Nations specialized agency for information and communication technologies. So ITU became a specialized agency of UN in 1947, and it coordinates between governments and the private sector bodies. It has a membership of 193 countries. It allocates global radio spectrum and satellite orbits. So India has been an active member of ITU since 1869. Okay. So the next topic is India Cancer Genome Atlas. This topic is important for your social issues. So Indian Cancer Genome Atlas has recently announced that it has launched India's first comprehensive cancer multi-omics data portal. So this is the first platform which provides open access to data from Indian cancer patients. This will be open access. This will provide an open access to clinically correlated data from Indian cancer patients, which will aim to transform cancer research and treatment of Indian populations. So this will be the first in India to offer data that includes DNA, RNA, and protein profile of breast cancer patients. And this data will be freely accessible to the global research community as well under India's PRIDE guidelines. So what is India Cancer Genome Atlas? It is the national initiative focused on mapping cancers across India. So ICGA Foundation is a not-for-profit organization which operates through a public-private philanthropic partnership. The mission is to enhance cancer diagnosis and treatment for Indian patients and contribute to the global understanding of cancer biology as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.